लैंग्वेज लर्निंग एंड हाइपोथेसिस। जी हाँ साथियों, ये जो टॉपिक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सी टेट का, जिसकी चर्चा आज हम इस सेशन में करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में जो चर्चा होगी B.F. स्किनर, नोम चोम्स्की, जेम्स एशर, स्टीफन क्रेसर, लेव वायगोत्स्की, जीन पियाजे और बेंजामिन शापिर, इनके ऊपर से कुछ बताएंगे आपको। लेकिन जो एक मेन जो बात है, जो डिटेल्ड जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे नोम चोम्स्की की। तो नोम चोम्स्की पर चलने से पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो B.F. स्किनर साहब है, इन्होंने बताया कि बच्चा जो है ये बिहेवियरलिस्ट थ्योरी दी इन्होंने बताया कि बच्चा इमिटेट करके, अनुकरण करके सीखता है और उसको एक उद्दीपन की आवश्यकता होती है, रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता होती है। नोम चोम्स्की ने कहा कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। जेम्स एशर साहब ने TPR थ्योरी दी, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। और स्टीफन क्रेसर ने बताया कि जो उसकी जो सेकंड लैंग्वेज होती है बच्चा उसको भी एक्वायर कर सकता है, उसका भी अर्जन कर सकता है। लेव वायगोत्स्की साहब ने सोशियो कल्चर थ्योरी दी और बताया कि बच्चा जो अपनी भाषा सीखता है वो समाज में, संस्कृति में जाके उसकी अधिगम करता है। और जीन पियाजे साहब ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण, अपनी भाषा का निर्माण स्वयं करता है, बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक होता है। इसी तरीके से बेंजामिन शापिर ने लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस दिया। उसमें बताया कि बच्चे की जो भाषा होती है वो उसकी संस्कृति, उसके समाज के आधार पर विकसित होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र के होते हैं वो गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, तो वो कोरिलेट होते हैं आपस में। वही बात बेंजामिन शापिर ने बताई है। और स्टीफन क्रेसर के ये मॉनिटर हाइपोथेसिस है, उसके बारे में बताया। तो क्रेसर साहब ने 4 हाइपोथेसिस दिए, 5 दिए, 2 यहाँ दे रखे हैं और 3 की भी हम चर्चा कर लेंगे। तो साथियों बताऊँ आपके लिए एक सूचना है कि ये जो PDF है ये आप सभी के लिए उपलब्ध है। ये इंग्लिश मीडियम में है, हम चर्चा इंग्लिश मीडियम में ही करेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जब हम चर्चा करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश आपके दोनों की तैयारी बेहतर होएगी। लेकिन आप सभी के लिए ये जो PDF है वो हिंदी मीडियम में भी रहेगी उपलब्ध। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें PDF और आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और जो दूसरी बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो PDF है इसके चर्चा करने के बाद हम चर्चा करेंगे नोम चोम्स्की साहब के बारे में विशेष रूप से। और ये भी इंग्लिश मीडियम में रहेगा। जो मेन जो PDF है वो इंग्लिश मीडियम में रहेगी, चर्चा हमारी हिंदी और बाइलिंगुअल रहेगी। इसके अलावा ये जो PDF है ये हिंदी मीडियम में भी आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। जो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो करेंगे हम PYQs की, वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। तो नोम चोम्स्की के बारे में पढ़ने के बाद हमारा ये PYQs का एक सेशन रहेगा जिसमें कुल 15 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका फेवरेट सेशन है और इस सेशन में वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी नीचे रहेगा आप सभी के लिए, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलेंगे हम हमारे जो नोम चोम्स्की साहब है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नोम चोम्स्की की जो डिटेल्ड लैंग्वेज हाइपोथेसिस है उसका वर्णन किया गया है। और जो चोम्स्की है उसकी जो हाइपोथेसिस है वो चारों तरफ घूमती है। उनके जो कोर आइडिया है, मेन जो आइडिया है उसमें बता रखा है लैंग्वेज इज इन्नेट मेंटल कैपेसिटी। तो इन्नेट जो शब्द है आपको इंग्लिश में काम आएगा, हिंदी में बताते रहेंगे आपको मतलब इनका। इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात। तो भाषा जो है जन्मजात मानसिक क्षमता है। चोम्स्की साहब ने कहा है कि भाषा जो बच्चा जब जन्म लेता है तो एक जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है भाषा सीखने की, उसमें जन्मजात क्षमता होती है। और जो बाद में जो उसको वातावरण मिलता है वो ट्रिगर का काम करता है और वातावरण मिलते ही उसका जो जन्मजात क्षमता है वो एक्टिव हो जाती है और बच्चा भाषा सीख लेता है। और क्या बताया, मेक्स ह्यूमन कम्युनिकेशन पॉसिबल। और इसके बाद जो ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण जो है वो पॉसिबल होता है। तो ये जो कोर आइडिया, मेन आइडिया यही है चोम्स्की का कि बच्चा जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है और इसके चारों तरफ ही इसका जो आइडिया है वो घूमता है। तो बारी बारी से सभी की हम चर्चा करेंगे। पहला है यहाँ पर कोर बिलीफ जो जिसके बारे में बता रखा है, लैंग्वेज इज इन्नेट
भाषा जन्मजात होती है, यूनिवर्सल और सार्वभौमिक होती है, एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम जनरल इंटेलिजेंस, और जो सामान्य इंटेलिजेंस है उससे अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है। मतलब क्या है इसका, कि बच्चा जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है और उसमें जो क्षमताएं होती हैं वो यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्स के सभी बच्चे जो हैं उनमें ये जो जन्मजात क्षमता है वो होती है। और जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने LAD का दिया है। LAD जो नीचे यहाँ दे रखा है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है जब वो पैदा होता है तो उसके दिमाग में एक हाइपोथेटिकल उपकरण होता है जिसको नाम दिया इन्होंने LAD। ये परिकल्पनात्मक उपकरण है, वास्तव में ऐसा कोई उपकरण होता नहीं है कि कल्पना करके बताया है चोम्स्की साहब ने कि भाई एक बच्चा है उसके दिमाग में, प्रत्येक बच्चा जो है जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में एक हाइपोथेटिकल उपकरण है जिसको नाम दिया LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये जो डिवाइस है ये 0 से लेकर 5 साल तक प्रोएक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और इस दौरान जो बच्चा है भाषा का अर्जन जो है बहुत ही तीव्र गति से करता है। ये बातें बताई है चोम्स्की साहब ने। और जो नीचे जो दूसरी तीसरी बात दे रखी है उसका भी अध्ययन करेंगे, यूनिवर्सल ग्रामर। अब ये जो LAD की बात की इसमें फिट होता है यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। मतलब क्या है इसका, कि बच्चे को संसार के किसी भी समाज में भेज दीजिए आप, वहाँ की भाषा बच्चा सीख जाता है। मतलब LAD में यूनिवर्सल ग्रामर फिट है और वो जिस समाज जिस संस्कृति में वो रहेगा उसी प्रकार की भाषा सीख जाएगा। तो ये बातें यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो कहता है। इस सेट ऑफ इननेट रूल्स, एक जन्मजात क्षमताओं का सेट, एंड प्रिंसिपल और सिद्धांतों का, शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमंस फॉर्मिंग द बेसिक ऑफ ऑल लैंग्वेजेज। और ये शेयर किसके द्वारा होता है, सभी ह्यूमंस के द्वारा, मानव जाति के द्वारा, फॉर्मिंग द बेसिक ऑफ ऑल लैंग्वेज। और इस जो यूनिवर्सल ग्रामर के माध्यम से सभी भाषाओं का आधार तैयार होता है। ऐसी बातें बताइए चोम्स्की, नोम चोम्स्की ने। कोर हाइपोथेसिस के बारे में बताया, द ह्यूमन माइंड हैज ए स्पेशलाइज्ड इननेट सिस्टम फॉर लैंग्वेज, कि ह्यूमन माइंड के अंदर एक स्पेशल जन्मजात सिस्टम होता है फॉर लैंग्वेज, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर एबिलिटीज़, और वो दूसरी जो एबिलिटीज़ हैं उनसे अलग नहीं होता। तो एक कोर हाइपोथेसिस में बताया है। तो सारी बातें हैं वो जन्मजात क्षमता के आसपास ही घूम रही है। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको बार परीक्षा में पूछता है सीटेट। तो कॉम्पिटेंस का मतलब यहाँ बताया है नोइंग द रूल्स, कि हम क्या भाषा के जो रूल्स हैं उनको कितना जानते हैं, ये कॉम्पिटेंस है। और उसका जो प्रदर्शन है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस है। बस विद मिस्टेक्स उसमें एक बात जुड़ जाती है कि बच्चा जब परफॉर्मेंस करेगा तो मिस्टेक भी होंगी। नेक्स्ट जो है इसका आई लैंग्वेज वर्सेज ई लैंग्वेज। आई लैंग्वेज मीन्स इनर लैंग्वेज और ई लैंग्वेज मीन्स एक्सटर्नल लैंग्वेज। तो आई लैंग्वेज और ई लैंग्वेज की बात कर रहा है यहाँ पर। तो आई लैंग्वेज इज़ द इंटरनल सिस्टम और ई लैंग्वेज इज़ द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन। मतलब बच्चे का जो इनर लैंग्वेज है, बच्चा जब किसी भी भाषा को बोलने से पहले उसके मनन करता है वो उसका इनर लैंग्वेज है, और जो एक्सप्रेस करता है वो उसके एक्सटर्नल लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बता रहा है जनरेटिव ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये भी। तो जनरेटिव ग्रामर के बारे में बताया है, ग्रामर कैन जनरेट इनफाइनाइट सेंटेंस फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स। तो बच्चा जो है ग्रामर का सृजन कर लेता है, कि जो ऐसे वाक्य ऐसे नियम जो उसने पहले कभी सुने नहीं बोले नहीं, उनका बच्चा स्वयं सृजन कर सकता है। ये ही जनरेटिव ग्रामर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स थ्योरी। यूजी कंटेंस, यूजी मीन्स यूनिवर्सल ग्रामर, जिसकी हमने पूर्व में बात की है। कंटेंस यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, इसकी बात कर चुके हम। विद एडजस्टेबल पैरामीटर्स सेट डिफरेंटली इन ईच लैंग्वेज,
कि भाई यूजी में यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं और वो सभी यूनिवर्स की जो भाषा होते हैं उनमें फिट होते हैं। तो ये नेक्स्ट जो है क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज, क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज के बारे में बता रहा है नोम चॉम्स्की साहब। ह्यूमन कैन क्रिएट एंड अंडरस्टैंड न्यू नेवर बिफोर हर्ड सेंटेंसेज एफर्टलेसली, कि इंसान जो है नई जो अंडरस्टैंडिंग है, नए जो सेंटेंस है उनका क्रिएशन कर सकता है जो उसने पहले कभी सुने बोले नहीं है। तो ये बातें कर रहे हैं नोम चॉम्स्की साहब, और यही सारी बातें हैं जिनके बारे में चर्चा हमें करनी थी। तो जो मूल भावना है चॉम्स्की साहब की वो यही है कि बच्चा जन्मजात क्षमताओं के साथ पैदा होता है। उसमें एक उपकरण होता है जिसका नाम एलईडी है, और एलईडी में एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है। मतलब बच्चे को किसी भी समाज में छोड़ दीजिए, वहाँ की वो भाषा सीख जाता है। और जनरेटिव ग्रामर की बात की है कि बच्चा सामान्य जो व्याकरण है उसकी रचना कर सकता है। तो ये कुछ चॉम्स्की साहब के जो लैंग्वेज थ्योरी और हाइपोथेसिस थी उसके बारे में हमने चर्चा की साथियों। और जो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हमारा वो PYQs का रहेगा, जिसमें हम नोम चॉम्स्की से संबंधित कुल 15 क्वेश्चंस के का अभ्यास करेंगे। तो चलते हैं उस PDF की तरफ जिसमें हमारे नोम चॉम्स्की के कुल 15 क्वेश्चन की चर्चा है। तो साथियों ये जो PDF है इसमें कुल 15 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जो है नोम चॉम्स्की से संबंधित है। नोम चॉम्स्की के ही सारे सवाल हैं और CTET के PYQs हैं सारे। CTET के PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे CTET जनवरी 2021 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा है नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जित करने की एक जन्मजात क्षमता होती है। इसके लिए उत्तरदायी प्राथमिक जैविक तंत्र कौन सा है? अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, चिल्ड्रन पोजेज एन इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। व्हाट इज द प्राइमरी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो जो प्राइमरी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात की है चॉम्स्की जी ने, वो है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन तंत्र, जिसकी हमने बात की थी पहले। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पूछा है LAD के बारे में। तो B ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है और इसकी व्याख्या भी हमने दे रखी है यहाँ पर अच्छे तरीके से। नोम चॉम्स्की ने प्रस्ताव दिया कि मनुष्य एक जन्मजात जैविक संरचना के साथ पैदा होते हैं जिसे भाषा अर्जन यंत्र LAD कहा जाता है। मस्तिष्क का यह काल्पनिक मॉड्यूल, ये हाइपोथेटिकल होता है, वास्तव में नहीं होता, काल्पनिक होता है, बच्चों को बिना किसी औपचारिक निर्देश के भाषा के नियमों को तेजी से सीखने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। तो LAD की जो व्याख्या यहाँ दे रखी है अच्छे तरीके से, आप इन सबको पढ़ लेंगे। दूसरा जो सवाल है वो बात कर रहा है नोम चॉम्स्की द्वारा सुझाए गए सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर। तो यूनिवर्सल ग्रामर की हमने बात की थी सेशन में कि भाई प्रत्येक बच्चे के दिमाग में एक उपकरण फिट करने की, फिट प्रकृति द्वारा फिट करने की बात कर रहे हैं नोम चॉम्स्की साहब कि जब बच्चा होता है तो LAD डिवाइस के साथ पैदा होता है और वो उसके दिमाग में होता है और उस LAD में यूनिवर्सल ग्रामर फिट होता है। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसको किसी भी परिवेश में, किसी भी समाज के परिवेश में, किसी भी देश के परिवेश में आप डाल दो, 5 साल तक डाले रखो और वो जो LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो 5 साल तक प्रोएक्टिव रहता है, बहुत एक्टिव रहता है और उस दौरान बच्चा किसी भी समाज, संस्कृति, देश की भाषा आसानी से सीख सकता है। तो यही यूजी की अवधारणा का तात्पर्य क्या है ये बता रहा है। सभी भाषाएं पर्यावरणीय अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। बच्चे व्याकरण के सभी नियम तब सीखते जब उन्हें संरचित स्कूली शिक्षा मिलती है। सभी बच्चे व्याकरण के अंतर्निहित सार्वभौमिक सिद्धांतों की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो C ऑप्शन जो बात कर रहा है यूजी की, यूनिवर्सल ग्रामर की, सार्वभौमिक व्याकरण की, वो C जो ऑप्शन वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो C ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसकी व्याख्या भी देखेंगे हम। सार्वभौमिक व्याकरण
यूजी यूनिवर्सल ग्रामर। चोम्स्की का एक सिद्धांत है जो ये दावा करता है कि व्याकरण सीखने की क्षमता जन्म से ही मानव मस्तिष्क में वायर्ड होती है। यह सुझाव देता है कि सभी मानव भाषाएं एक सामान्य अंतर्निहित संरचनात्मक खाका साझा करती है। तो वही जो बात कर रहा है यूनिवर्सल ग्रामर, सभी मानव भाषाएं एक सामान्य अंतर्निहित संरचनात्मक खाका तैयार करती है। मतलब दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनका सबका एक ही सिस्टम है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब में होता है। थोड़ा सा अंतर होता है हर शब्द लैंग्वेज का अपना, लेकिन सबका जो यूनिवर्सल ग्रामर है लगभग समान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो बात कर रहा है नोम चोम्स्की का भाषा विकास का जन्मजात नेटिविस्ट सिद्धांत सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को चुनौती देता है। तो चोम्स्की ने बात की जन्मजात क्षमता की। किसकी बात की? जन्मजात क्षमता की। और जन्मजात क्षमता के साथ बच्चा पैदा होता है। एलईडी हाइपोथेटिकल उपकरण की बात की। इनमें से जितनी भी ये जो थ्योरी दे रखी है संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, जिसमें जिन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की साहब है, वो कहते हैं कि बच्चा अपनी भाषा का अर्जन स्वयं करता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, वाइगोत्स्की साहब, समाज में जाकर बच्चा सीखता है। मानववादी परिप्रेक्ष्य कोई ऐसा होता नहीं है। और ये जो व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है इसके बारे में बात करनी है हमें। जो हमारा आंसर है वो बता रहा है, व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य क्या बताता है कि बच्चा जो है भाषा सीखता है अनुकरण के माध्यम से, और उस अनुकरण के दौरान उसको रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। ये दो बातें व्यवहारवादियों की है। और जो नोम चोम्स्की कहते हैं कि भाई ये जन्मजात क्षमता है। तो ये दोनों आपस में विरोधाभासी हो गए। इसी कारण से ये सीधे तौर पर निम्नलिखित को चुनौती दे रहा है, डी को चुनौती दे रहा है, व्यवहारवादियों को चुनौती दे रहा है। इसकी व्याख्या भी पढ़ना है। चोम्स्की का सिद्धांत बीएफ स्किनर के व्यवहारवादी दृष्टिकोण की एक सीधी आलोचना थी, जिसमें दावा किया गया था कि भाषा पूरी तरीके से क्रिया प्रसूत अनुबंध, ऑपरेशन कंडीशनिंग मतलब रीइंफोर्समेंट, उद्दीपक अनुक्रिया तंत्र, अनुकरण और पर्यावरणीय शुद्धिकरण के माध्यम से सीखी जाती। ये व्यवहारवादियों के मत है। जो हमें व्यवहारवादी का जो सेक्शन है पूरा, जो जिसमें जे वॉटसन साहब है और भी बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं वो हैं, लेकिन सीटेट में हमें उनका अध्ययन नहीं करना है, तो ज़्यादा कुछ चर्चा करने का कुछ फ़ायदा नहीं है उनका। नेक्स्ट सवाल हमारा, छोटे बच्चों द्वारा नए व्याकरणिक रूप से सही शब्दों को उत्पन्न करने की अद्वितीय क्षमता, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं सुना, चोम्स्की की किस अवधारणा का समर्थन करती है। तो साथियों, एक जो संकल्पना थी उस पीडीएफ में जब हम बात कर रहे थे वो थी जनरेटिव ग्रामर की। कि जनरेटिव ग्रामर कहता है कि ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जो बच्चे ने अपने परिवेश में कभी नहीं सुने, उनका भी निर्माण कर लेता है उत्पादक जनरेटिव ग्रामर, उत्पादक व्याकरण। इसकी हमने बात की थी। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्रिया प्रसूत व्यवहारवादियों का है, रट कर याद करना भी व्यवहारवादियों का है। संरचनात्मक अभ्यास और दोहराव भी व्यवहारवादियों का है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। चोम्स्की ने भाषा की रचनात्मक प्रकृति को दर्शाने के लिए उत्पादक जनरेटिव व्याकरण वाक्यांश का उपयोग किया। चूंकि बच्चे मूल वाक्यों के अनंत संयोजन का उत्पादन करते हैं, इसलिए भाषा विकास केवल याद किए गए इनपुट को दोहराने का मामला नहीं हो सकता। तो आप इसको ठीक से समझ लेंगे, एक बार और देख लेंगे इसे। लेकिन जो मूल जो भावना थी क्वेश्चन के प्रति, क्वेश्चन के लिए, वो हमने समझा दिया आपको साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चोम्स्कियन भाषा विज्ञान के संरक्षण में प्रारंभिक बचपन को भाषा अर्जन के लिए क्रांतिक काल देखो, क्रिटिकल पीरियड जो एलईडी के उपस्थिति के कारण बता रहा है कि भाई एलईडी जो है ना वो 0 से 5 तक भाई हाइपर एक्टिव रहता है, बहुत एक्टिव रहता है। और उस दौरान बच्चा का जो भाषा का अर्जन है
वो बहुत तीव्र गति से होता है, और उसी पीरियड को यहाँ पर क्रिटिकल पीरियड बोला गया, क्रांतिक पीरियड का है चोम्स्की ने। तो 0 से 5 की बात की है, तो क्यों कहा क्रांतिक काल? तो बच्चे व्याकरण के औपचारिक नियम केवल इसी समय सीखे जा सकते हैं, व्याकरण सीखने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इस समय बच्चे की सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता अपने सबसे निचले स्तर पर होती है, क्योंकि इस चरण के दौरान भाषा अर्जन यंत्र अत्यधिक सक्रिय और जैविक रूप से ग्रहणशील होता है। यही जो हम चर्चा कर रहे थे अभी, वही इस ऑप्शन में बताई है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं हम, ये इसकी जो व्याख्या है वो भी दे रखी है। क्रांतिक काल परिकल्पना क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस का सुझाव है कि प्रारंभिक बचपन में एक जैविक खिड़की होती है। तो प्रारंभिक बचपन के बारे में बता रहा है, जिसके दौरान एलईडी के माध्यम से भाषा अर्जन बिना किसी प्रयास के होता है। यौवन प्यूबरिटी के बाद ये जैविक लचीलापन कम हो जाता है, जिससे स्वाभाविक रूप से भाषा सीखना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो साथियों, ये जो यूनिवर्सल एलईडी और क्रांतिक पीरियड जो क्रिटिकल पीरियड थी उसकी बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चोम्स्की के रूपांतरणकारी उत्पादक व्याकरण में किसी वाक्य की गहरी संरचना डीप स्ट्रक्चर किसका प्रतिनिधित्व करती है? इन चोम्स्कीज ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर द डीप स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस रिप्रेजेंट इट्स। तो सेंटेंस का डीप स्ट्रक्चर जो है वो किसको रिप्रेजेंटेट करता है? अंतर्निहित अमूर्त अर्थ को। कि कोई सेंटेंस है, एक तो होता है उसका सामान्य अर्थ, ऊपर का जो अर्थ होता है वो, और एक अंतर्निहित अमूर्त अर्थ, उसकी बात करेगी डीप स्ट्रक्चर। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो व्याख्या है उसे भी देखना है। चोम्स्की ने एक वाक्य दो स्तरों के बीच अंतर किया, कि एक वाक्य है उसके दो स्तर किए। गहरी संरचना डीप स्ट्रक्चर, पहला क्या है? डीप स्ट्रक्चर, गहरी संरचना जिसकी सवाल में बात की गई है। मस्तिष्क में उत्पन्न अमूर्त मूल अर्थ और सतही संरचना, और एक ऐसी अर्थ जो बिल्कुल सतही है, सरफेस स्ट्रक्चर से ऊपर का जो अर्थ है वो वास्तविक बोला गया, लिखा गया, मतलब उसका जो इनर है, उसका जो डीप मीनिंग है, वो जो डीप स्ट्रक्चर हाइपोथेसिस है उसमें बद दिया गया है। नेक्स्ट जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं साथियों 7 पर, लगभग आधा सेशन हो चुका है क्वेश्चंस का। आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, और मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, चोम्स्की के अनुसार किसी वाक्य का वास्तविक बोला या लिखा गया रूप जो किसी व्यक्ति द्वारा सीधे सुनाया पढ़ा जाता है। अभी इसकी बात कर रहे थे कि भाई जैसा बोला गया वैसा समझ लिया, बोला गया वैसा पढ़ लिया ऊपर से। एक उसका इनर मीनिंग, तो जो ऊपर से पढ़ा हमने उसकी बात कर रहा है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर है सतही संरचना, सरफेस स्ट्रक्चर। एक सतही संरचना होती है, एक डीप स्ट्रक्चर होता है। तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन की बात कर रहा है सीटेट। सतही संरचना किसी वाक्य का बाहरी भौतिक रूप है। शब्दों को कैसे रैखिक रूप में व्यवस्थित और उच्चारित किया जाता है, यह व्याकरणिक रूपांतरण नियमों के माध्यम से गहरी संरचना डीप स्ट्रक्चर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बात कर रहा है साथियों, देखते हैं। चोम्स्की का तर्क है कि बच्चे केवल शब्दावली नहीं सीखते, उसके पास सहज रूप से संरचनात्मक नियमों की एक प्रणाली होती है। इस आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो जो बच्चों के पास संरचनात्मक नियमों की एक प्रणाली होती है उसको मानसिक व्याकरण भाषाई क्षमता कॉम्पिटेंस का नाम दिया है चोम्स्की साहब ने। एक कॉम्पिटेंस और एक दूसरा परफॉर्मेंस, दो जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो है। और कॉम्पिटेंस में जो चीज़ें बच्चे के पास भाषा से संबंधित है वो कॉम्पिटेंस में है, और उनको कैसे व्यक्त कर रहा है त्रुटियों के साथ वो परफॉर्मेंस में है।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन की बात कर रहा है यहाँ पर सीटेट। चोम्स्की ने भाषाई क्षमता को अपनी भाषा के नियमों, मानसिक व्याकरण के बारे में एक मूल व्यक्ति के अंतर्निहित अवचेतन ज्ञान के रूप में परिभाषित किया। यह प्रणाली व्यक्तियों को व्याकरणिक और अव्याकरणिक वाक्यों के बीच अंतर करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों। नोम चोम्स्की के जन्मजात नेटिविस्ट दृष्टिकोण के अनुसार भाषा अर्जन में बाहरी वातावरण का क्या भूमिका निभाता है। तो चोम्स्की साहब ने बात की एलएडी की। एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चा जन्मजात क्षमताओं के साथ पैदा होता है और उसके दिमाग में एक एलएडी नाम का उपकरण होता है। तो ऐसी बातें करने के बाद समाज का क्या निर्णय है, क्या भूमिका है, बाहरी वातावरण की क्या भूमिका है। तो ये जो सिस्टम है पूरा एलएडी जन्मजात क्षमताएं, ये जैसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आती हैं तो एज ये वातावरण है एज ए ट्रिगर का काम करता है और वो ये पूरा सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये जो बी ऑप्शन दे रखा है ये बच्चे के जन्मजात जैविक तंत्र को सक्रिय करने के लिए ट्रिगर या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसकी व्याख्या पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है व्याख्या में। हालांकि चोम्स्की का मानना है कि भाषा की क्षमता जन्मजात होती है, फिर भी वातावरण आवश्यक है, क्योंकि वास्तविक भाषण का संपर्क एलएडी को सक्रिय करने के लिए एक ट्रिगर के रूप में कार्य करता है, जिससे बच्चा अपनी विशिष्ट मातृभाषा के लिए सही पैरामीटर सेट करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट सवाल जो है वो बात कर रहा है हमारे नोम चोम्स्की साहब के बारे में। चोम्स्की ने भाषा विज्ञान में भाषाई क्षमता, कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस, इसका क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। भाषाई क्षमता और भाषाई प्रदर्शन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर किया। यहाँ प्रदर्शन मतलब कॉम्पिटेंस का मतलब तो यह है कि बच्चे ने क्या सीख रखा है अब तक भाषा के बारे में, और परफॉर्मेंस का मतलब है उस जो सीखा गया है उसके माध्यम से वो कैसा प्रदर्शन कर रहा है विद मिस्टेक्स, त्रुटियों के साथ। तो परफॉर्मेंस का यही पूछा है। तो वक्ता के औचित्य मन में संग्रहित व्याकरण के नियमों का आदर्श ज्ञान, ये कॉम्पिटेंस है। समय के साथ बच्चे के वाक अंगों, स्पीच ऑर्गन्स की जैविक परिपक्वता, औपचारिक भाषा परीक्षाओं में छात्र द्वारा प्राप्त अंक, और जो अंतिम जो ऑप्शन है वो बता रहा है कि ठोस वास्तविक दुनिया की स्थितियों में भाषा का वास्तविक निष्पादन या उत्पादन, जो बोलने की बात कर रहा है, प्रदर्शन की बात कर रहा है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसकी व्याख्या क्या है, जबकि भाषाई क्षमता सही होने का कारण बता रहा है, जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में बता रहा है। कॉम्पिटेंस का भाषा का आंतरिक आदर्श ज्ञान है, वहीं प्रदर्शन वास्तविक स्थितियों में भाषा का उपयोग है। थकान, घबराहट या जुबान फिसलने जैसे बाहरी कारणों के कारण प्रदर्शन त्रुटिपूर्ण हो सकता है। तो जो बातें कर रहे थे वो इसी में बता रखे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। लगभग सेशन के अंत में ही आ चुके हैं, कुल 15 ही तो क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद। तो आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने एक मित्र के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है। मानव भाषा विकास से संबंधित चल रही प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेज नर्चर। अब यहाँ पर नेचर का मतलब है वंशानुगत और नर्चर का मतलब है वातावरण। बहस में नोम चोम्स्की अपने विचारों को दृढ़ता से किस पक्ष में रखते हैं। तो चोम्स्की साहब ने क्या बात की है, जन्मजात क्षमताओं की बात की है, एलएडी की बात की है। तो ये किससे संबंधित होगी, वंशानुगत से होगी, ये वातावरण से नहीं हुई है। तो इनका जो पूरा जो फोकस वो नेचर पर है, नेचर मतलब वंशानुगत दृष्टिकोण पर है। तो पोषण, माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रकृति पर जोर देते हैं, ये नेचर पर।
जैविक संरचना और आनुवांशिकता पर जोर देते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, जिसमें प्रकृति मतलब नेचर पर जोर दिया है कि बच्चा जन्मजात क्षमताओं के साथ पैदा हो रहा है, वैसा ही इसमें बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है हमें। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चोम्स्की द्वारा प्रस्तुत तार्किक तर्क, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को मिलने वाला भाषाई इनपुट उनके द्वारा प्रदर्शित समृद्ध अत्यधिक संरचित भाषाई आउटपुट को समझाने के लिए बहुत कम है, किस नाम से जाना जाता है? द लॉजिकल आर्गुमेंट पुट फोर्थ बाय चोम्स्की stating that the linguistic input children receive is far too poor to account for rich, highly structured linguistic output they exhibit is known as। तो इस पूरे क्वेश्चन में बताया गया है कि बच्चा जो सीखता है, जो लर्न करता है, अधिगम करता है, उसके बाद उसको वातावरण भी नहीं मिल रहा और उसने ऐसे शब्दों का निर्माण कर लिया, ऐसे नियमों का निर्माण कर लिया अपने दिमाग में जो उसने पूर्व में कभी सुने ही नहीं थे। तो ये जो है, ये पूरा जो उद्दीपक की जो दृष्टिकोण है, उद्दीपक का जो संप्रदाय है, कॉन्सेप्ट है, जो व्यवहारवादियों का है, उसका था कि बच्चा जब नहीं सीख रहा तो उसे रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता होती है। तो इसको उन्होंने, ये जो कॉन्सेप्ट था कि बच्चा वातावरण में नहीं मिल रहा ऐसा चीज़ और वो बहुत अच्छा सीख रहा है, तो उसको उद्दीपक की दरिद्रता, पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस कहा चोम्स्की साहब ने। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। इसकी व्याख्या और देखते हैं। उद्दीपक की दरिद्रता का तर्क बताता है कि बच्चे वयस्कों से अपूर्ण और सीमित भाषण सुनते हैं, फिर भी वे पूर्ण व्याकरणिक क्षमता विकसित करते हैं। ये साबित करता है कि एक आंतरिक प्रणाली एलईडी इस अंतर को पाट रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। भाषा अर्जन की कौन सी विशेषता नोम चोम्स्की के सिद्धांत द्वारा मजबूती से समझाई गई है, लेकिन व्यवहारवादी मॉडलों द्वारा अस्पष्ट बनी हुई है? तो चोम्स्की साहब ने जन्मजात क्षमताओं की बात की, एलईडी की बात की, और व्यवहारवादी किसकी बात करते हैं? अनुकरण की और रीइंफोर्समेंट की। तो देखते हैं क्या है। क्षेत्रीय लहजे और स्थानीय मुहावरों का अर्थ, सीधे माता पिता के अनुकरण के माध्यम से कस्टम शब्दावली सीखना, दोहराव के माध्यम से बाल गीतों को सटीक करना, पूरी तरह से नए और अनसुने वाक्यों के निर्माण में बच्चों की असीमित रचनात्मकता। तो ये जो डी ऑप्शन है, जिसमें बताया गया है कि बच्चे अनसुने वाक्यों के निर्माण में असीमित रचनात्मकता दिखाते हैं, मतलब जो वाक्य सुना नहीं पूर्व में समाज में ऐसा सेंटेंस, और उसका बच्चा निर्माण कर लेता है। ये व्यवहारवादियों का मत नहीं था ऐसा कि बच्चा ऐसा निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो डी ऑप्शन हमारा इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन ठीक है। व्यवहारवाद अनुकरण पर निर्भर करता है। इस प्रकार एक बच्चे को केवल वही बोलना चाहिए जो पहले सुना हो, हालांकि बच्चे नियमित रूप से मूल वाक्यों का निर्माण करते हैं जिन्हें उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। चोम्स्की के रचनात्मक जनरेटिव व्याकरण पहलू को पूरी तरह से प्रमाणित करता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हम सभी के सामने, 15 सवाल, अंतिम सवाल होगा। बाल विकास शिक्षा शास्त्र में नोम चोम्स्की द्वारा स्थापित संक्षिप्त नाम एलईडी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इंग्लिश में देखोगे आप, हिंदी में पता नहीं क्या लिख देंगे। तो बी ऑप्शन हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने, नोम चोम्स्की के सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर की बात कर रहा है यहाँ पर। और जब यूनिवर्सल ग्रामर की बात कर रहा है तो देखते हैं क्या है कि मुख्य वास्तुकला का निर्माण करने वाला मौलिक सिद्धांत क्या है? तो यूनिवर्सल ग्रामर मतलब बच्चे को किसी भी 5 साल तक का जब होता है, उसमें एलईडी जो होता है, उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो प्रोएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। उस समय 5 साल तक बच्चे को किसी भी वातावरण, किसी भी देश विदेश, समाज की भाषा में छोड़ दें और बच्चा वहीं की भाषा सीख लेता है। यही यूनिवर्सल ग्रामर कहता है।
का मुख्य वास्तुकला का निर्माण करने वाला मौलिक सिद्धांत क्या है? नई प्रजातियों में जैविक हार्डवायरिंग के कारण सभी मानव भाषाएं एक गहरी संरचनात्मक रूपरेखा साझा करती है। तो यही तो बता रहा है यूनिवर्सल ग्रामर की सभी देश विदेश की जितनी भाषाएं उन सब का एक ब्लूप्रिंट है, और वो एलईडी में सब बच्चों को, जो बच्चा है वो लेकर पैदा हो रहा है एलईडी को, और उसमें जो ब्लूप्रिंट है वो पहले से फिट है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। इसकी व्याख्या की तरफ और देख लेते हैं। सही होने के कारण सार्वभौमिक व्याकरण का मुख्य विचार यह है कि मानव मस्तिष्क में भाषा के लिए आनुवांशिक रूप से निर्धारित खाका होता है। परिणाम स्वरूप सभी भाषाएं कुछ संरचनात्मक सिद्धांतों को साझा करती है। यही वजह है कि कोई भी मानव शिशु किसी भी मानव भाषा को आसानी से सीख सकता है। बिल्कुल साथियों, हमारे जैसे आपके समाज में भी होंगे कुछ साथी होंगे जिनके बच्चे विदेश रहते हैं, मतलब दोस्त जो थे वो विदेश जाके बस गए, और उनके बच्चे जो हुए वो कुछ सालों तक उनका बचपन वहीं गुजरा, और जब वो यहाँ आते हैं तो उनकी इंग्लिश का जो एक्सेंट है वो बिल्कुल विदेश जैसा होता है। तो ये बिल्कुल सामान्य बात है कि बच्चे को किसी भी परिवेश में छोड़ोगे आप, वहाँ की भाषा सीख जाएगा, और यही यूनिवर्सल ग्रामर समझा रहा है। बिल्कुल सामान्य बातें, एलईडी, यूजी, क्रिएटिव ग्रामर बिल्कुल सामान्य बातें। आप सभी एक बार और देख लो वीडियो को, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सरल लगेंगे। आशा करते हैं साथियों ये सेशन, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो बार बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें जिसको इस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी आशा के साथ हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।